नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। देखिए, ग्रामीण परिवेश को हम अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण परिवेश में जो लेखपाल की परीक्षा है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम ग्रामीण परिवेश के जो लेखपाल का पाठ्यक्रम है उसकी क्लास को आपके सामने लेकर उपस्थित है। सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है जो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में जिस टॉपिक को लेकर एक एक पॉइंट आपके जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, हम अपनी क्लास में इस थ्योरी की क्लास में आपको क्लियर कराएंगे। इससे आपको जो परीक्षा है उस परीक्षा में कहीं से भी अंक यानी कि आपके नंबर कटने की जो चांस है वो रेयर हो जाते हैं। आप कहीं मिस्टेक करोगे तब वे नंबर कटेंगे, अन्यथा जो बुक है उन जितनी बुक है उनमें जो डिटेल्ड है इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ी जाएगी। जितना भी महत्वपूर्ण है आपको बताया जाएगा। समय बेशक लगे लेकिन आपको ये करना है, क्योंकि आपकी जो ये क्लास है ये आपको कहीं ना कहीं लेखपाल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, हम ये तो नहीं कहते कि हमारी क्लास से आप लेखपाल बन जाओगी, क्योंकि वो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि हमारी क्लास में अगर आप पढ़ते हो तो आपके जो चांस हैं लेखपाल बनने के, आपकी मेहनत है वह आपको जरूर लेखपाल बनाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ग्रामीण परिवेश लाइव क्लास ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में लेखपाल परीक्षा 2022 भाग 3 लेकर उपस्थित हूं मैं। पुलिस, लेखपाल, पीटी, टीटी, सुपर टेट और सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल से आपको कराई जाती है। चाहे पुलिस की हो, लेखपाल की हो, पीटी की हो, टीटी की हो, सुपर टेट की हो परीक्षा, सभी की तैयारी हमारे चैनल से आपको कराई जाती है, कराई जाएगी। जितने भी एग्जाम्स आते जाएंगे तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे हैं क्लास में। सामाजिक संरचना समाज का वह रूप जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रूप से रहते हैं, वही समाज है। सामाजिक संरचना हम बता चुके हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, समाज में होने वाले परिवर्तन और उन परिवर्तनों के क्या कारक हैं उनको भी हम आपके सामने बता चुके हैं, साझा कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन कौन से हैं, वह कौन कौन से प्रतिमान हैं जिनसे समाज में परिवर्तन होता है और किस प्रकार का परिवर्तन होता है। देखिए, सामाजिक जो प्रतिमान हैं, इन प्रतिमानों को 3 भागों में बांटा गया है। समरेखिक परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन, समरेखिक परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। जो समरेखिक परिवर्तन है उसको 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन से? एक पुरातन समाज और एक आधुनिक समाज। तो सबसे पहले समरेखिक को ही देख लेते हैं। एक समरेखिक, सम मतलब एक ही रेखा में विकास हो रहा है, एक ही सीध में विकास हो रहा है, विकास बढ़ता हुआ है, आगे कुछ सीधा चलता हुआ है। समरेखिक, एक ही रेखा का विकास। अब समरेखिक विकास ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए एक ही रेखा में विकास चला जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है सीधे। समरेखिक विकास 2 भागों में बांटा है, एक पुरातन समाज के आधार पर और एक आधुनिक समाज के आधार पर। देखिए, पुरातन समाज के आधार पर हम देख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं पुरातन समाज की, किसकी बात करने वाले हैं? पुरातन समाज की। तो पुरातन समाज में जो विकास होगा कैसे होगा? देखिए, जैसे ए से बी की तरफ विकास है, ए से बी की तरफ, ए से किसकी तरफ है? बी की तरफ। ए से बी की तरफ विकास है तो ये सीधा विकास नहीं जाएगा पुरातन में, क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है जो सीधा विकास हो ए से बी की तरफ को। यहां से किसी दूसरे रास्ते से होकर जाएगा उसी रेखा पर, लेकिन यहां से ये इस तरह से घूमता हुआ जाएगा।
तो ये कौन सा हो गया? पुरातन समाज में समरेखिक विकास इस तरह से होगा। पुरातन समाज में समरेखिक विकास इस प्रकार से होगा। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक समाज की, अब हम बात करें किसकी? आधुनिक समाज की। पुरातन हो चुका है आधुनिक समाज। आधुनिक समाज में तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी आ चुकी है, और इस प्रौद्योगिकी के कारण हुआ क्या है? इस प्रौद्योगिकी के कारण अब जो विकास है वो सीधा है। अब उसको किसी रास्ते से घूम के जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो विकास क्या है? सीधा होता है। समाज का जो विकास है, समाज में जो परिवर्तन है, वह अब डायरेक्ट परिवर्तन होगा। क्योंकि आपके पास में मुंबई में क्या हो रहा है? आप यहां बैठे हो बुलंदशहर में, आपको ये पता है कि मुंबई में समय कैसा फैशन चल रहा है। क्यों? आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में टीवी है, आपके पास में वो सारे संसाधन हैं जो कहीं मुंबई को आपको यहां तक दिखाने का काम करते हैं। ये क्या है? ये प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है। अब तकनीकी है तो पहले क्या होता था? जब देखिए पुरातन समाज में क्या होता था? पुरातन समाज में जो परिवर्तन होता था कि दिल्ली में कोई फैशन को ले लेते हम, कोई फैशन दिल्ली में चल रहा है, अब दिल्ली से वो बुलंदशहर तक आते आते उसको कई साल निकल जाती थी, और जब वहां से फैशन आउट होता था तो बुलंदशहर में आता था। लेकिन जैसे ये प्रौद्योगिकी बढ़ी, ये एक एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, जैसे ही ये तकनीकी बढ़ी, आपको सीधे दिखता है कि YouTube आदि से आप आराम से देख सकते हो कि फैशन में क्या चल रहा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे आप USA का फैशन देखें, तो आपको डायरेक्ट अब उसका जो आपका जो समाज का परिवर्तन है, अब ये प्रौद्योगिकी कर क्या रही है? डायरेक्ट परिवर्तन कर रही है, सीधा उसमें चेंज हो रहा है। तो इसका जो विकास का ग्राफ होगा किस तरह का बनेगा? देखिए जो आधुनिक है, आधुनिक समाज का हम बात किसकी कर रहे हैं? आधुनिक समाज, आधुनिक समाज, आधुनिक समाज का जो ग्राफ है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ऐसे ही आगे तक चलेगा। इस तरह से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, इसी तरह से, यानी कि ये विकास होता रहेगा। एक ही मार्ग में, एक ही रास्ते से विकास होगा, एक ही रेखा में विकास होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कहीं घूमकर नहीं जाएगा, सीधा विकास होगा। ए से ई तक सीधा विकास हो रहा है। ठीक है, ए से बी सी डी, इनका सीधा विकास होता चल रहा है एक साथ, समाज में परिवर्तन होता चल रहा है एक साथ। चलिए, समरेखिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरा जो है, जो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान में दूसरा है, जिसका नाम है उतार चढ़ाव परिवर्तन। देखिए, उतार चढ़ाव परिवर्तन जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। यही तो उतार चढ़ाव है। इसी तरह से समाज भी बदलता है। जो आज है वह कल नहीं होगा, और जो कल था वह आज नहीं है। तो परिवर्तन होता है। कहीं पहले कहीं कोई धनी था, अब वह निर्धन है। पहले कोई निर्धन था, अब वह धनी है। तो समाज उनका बदलता चलेगा। तो इसका जो ग्राफ रहेगा, क्योंकि जैसे किसी के पास में जो उसकी आर्थिक स्थिति है यदि खराब हो जाती है, तो उसका जो समाज होगा वह उसी वर्ग का होगा जहां पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो उसका समाज में पहले धनी था, लेकिन अब उसका सामाजिक जो परिवर्तन हुआ, अब वह उसी तरह के लोगों में बैठेगा जिस तरह की आज की उसकी कंडीशन है। पहले जैसी कंडीशन नहीं, पहले वो धनी था लेकिन आज वो निर्धन है, तो वह उसी तरह का उसका समाज बनेगा। लेकिन जो निर्धन था पहले, आज वह धनी है, तो उसका समाज बदल जाएगा। अब वह बड़े बड़े लोगों के साथ में बातचीत करेगा, बैठेगा, उठेगा, बड़े बड़े जो दो धंधे हैं उनमें लगेगा। तो उसका रहने का, खाने का, बैठने का जो स्टाइल है वो बदल जाएगा। तो उसके समाज में परिवर्तन होगा। एक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ और एक जो हुआ वह सकारात्मक परिवर्तन हुआ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसका जो विकास का ग्राफ बनता है वह कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान रखिए, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव। चढ़ाव, उतार चढ़ाव, परिवर्तन।
उतार चढ़ाव परिवर्तन। देखिए ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। कुछ इस तरह से होगा। यहां पर मान के चलिए, यहां पर कोई व्यक्ति ए है, ऊपर है, यानी कि इसका पॉजिटिव है, और यहां ये निर्धन है बी, तो इसका जो समाज है निचला समाज है, उसका उच्च का समाज है, उच्च समाज में वह बैठता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड लो हो चुका है। तो इस तरह से समाज में उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी बी ऊपर होगा, कभी ए नीचे होगा। तो इस तरह से ये उतार चढ़ाव मिलेगा, और ये उतार चढ़ाव परिवर्तन में मिलता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे चक्रीय परिवर्तन की तरफ। जो तीसरा पॉइंट है चक्रीय परिवर्तन, अब हम चक्रीय परिवर्तन की तरफ चलते हैं। चक्रीय, जो थर्ड है चक्रीय परिवर्तन। देखिए चक्र का अर्थ होता है कि जो आज है वह कल नहीं होगा, लेकिन परसों जरूर होगा। यानी कि जो फैशन है, अगर हम फैशन की बात करें, समाज में जो लोगों का पहनावा है, जो लोगों का रहन सहन है, अगर हम उसकी बात करें तो जो आज है उसमें चेंज होगा। 10 साल बाद फैशन बदल जाएगा, 20 साल बाद कुछ और होगा, लेकिन ऐसे ही घूमते हुए वापस से वह आता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये एक चक्र बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इस तरह से ये जो चक्रीय परिवर्तन को हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, जैसा बन गया आप देख लीजिए। यहां पर कोई विकास ए से चला, परिवर्तन हुआ बी तक, अब बी परिवर्तन हुआ, ए से बी परिवर्तन हुआ, फिर सी परिवर्तन हुआ, सी से फिर डी परिवर्तन हुआ, और डी से अब क्या परिवर्तन होगा, वापस से ए पर आ जाएगा। फिर ऐसे ही ए से फिर बी पर चलेगा, बी से फिर सी पर, सी से फिर डी पर, और डी से फिर ए पर आ जाएगा, ए से फिर बी पर, और बी से फिर सी पर, और सी से फिर डी पर आ जाएगा। ये कौन सा है, चक्रीय। इसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, चक्रीय परिवर्तन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो अगर यहां तक क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला पेज है, अगला पेज कौन सा है, ग्रामीण परिवार तथा नातेदारी। ग्रामीण परिवार और नातेदारी। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। मानव समाज का जो इतिहास है, ये एक किसका इतिहास है, परिवार का इतिहास है। पहले लोग, चाहे आज भी आप देखिए, मानव को छोड़िए, जानवरों में देखिए, बंदरों को देखिए, उनका भी एक परिवार है। छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, उनका भी परिवार होता है। तो परिवार मानव के साथ साथ जितने भी हैं उन सबका कहीं ना कहीं परिवार होता है। तो मानव समाज की बात यहां कर रहे हैं। तो मानव समाज का जो इतिहास है, मानव समाज का जो इतिहास है, ये परिवार का इतिहास है। किसका इतिहास है, परिवार का। सभी मानव के जीवन के प्रारंभ से ही परिवार हमेशा साथ रहा है, जो सांस्कृतिक विकास के सभी स्तरों पर भी मौजूद है। संस्कृति के जो भी विकास हो रहे हैं वह कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ साथ हो रहे हैं, परिवार के साथ साथ हो रहे हैं। परिवार बेशक चाहे आपका परिवार एकांकी परिवार है, या आपका जो परिवार है वह परिवार है कौन सा, या तो एकांकी परिवार है और या आपका संयुक्त परिवार है। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रामीण परिवार और नातेदारी की। समाज शास्त्रीय, जो समाज शास्त्रीय और मानव शास्त्रीय संबंधों के आधार पर, समाज के आधार पर, मानव के आधार पर जो बने संबंध हैं, उन संबंधों के समूहों में क्या है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। मानव और समाज के समूह जो बने हुए हैं, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के जो समूह हैं, उनमें सबसे छोटी इकाई परिवार है। सबसे छोटी इकाई परिवार है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि को परिवार ने ही जन्म दिया है।
शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उसको परिवार ने ही जन्म दिया है। परिवार ही नवजात शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं की क्या करता है, देखभाल करता है, परिवार ही करता है, और कौन करेगा, परिवार करेगा। यौन संबंधों एवं संतान उत्पत्ति सामाजिक नियम और सामाजिक मान्यताओं को प्रदान भी परिवार ही करता है। परिवार भावनात्मक तथा घनिष्ठता का वातावरण प्रदान कर, किसका, भावना से सब जुड़े होते हैं परिवार में, भावना और सब में एक दूसरे में घनिष्ठता होती है। ऐसे घनिष्ठता का ये वातावरण प्रदान करके बालकों का क्या करते हैं, पालन पोषण और उनका सामाजिकरण। ये कहते हैं कि बालक का जो समाज है, सबसे पहला जो समाज है उसका परिवार है, उसके माता पिता हैं। तो यहाँ पर ये सामाजिकरण है। जब सीडीपी हम पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो वहां पर सीडीपी में यही आता है कि जो बालक का समाज है, जो बालक का सबसे पहला समाज कौन है, उसके माता पिता, उसका परिवार उसका सबसे पहला समाज है। तो समाज वहीं से शुरू हो जाता है, उसके परिवार से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नातेदारी, नातेदारी क्या है, नाता क्या है, रिलेशन, यही तो नातेदारी है। क्या है ये रिलेशन, क्या है नातेदारी, सुन लीजिए। देखिए, अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको किनशिप कहते हैं, इसमें हिंदी में इसको बंधुत्व कहते हैं, बंधुत्व की भावना। नातेदारी, भाई बंधु की भावना, नातेदारी, स्वजन, अपने जन, जिनसे कहीं ना कहीं अपना कोई संबंध है, सगोत्र, एक ही गोत्र के लोग आदि, कई नामों से इनको जाना जाता है। किसको, नातेदारी को। नातेदारी तथा विवाह जीवन के आधारभूत तत्व हैं। अब किसी की कहीं किसी के दोस्ती है, अब वो उसको कह देगा ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो रिश्तेदार नहीं होते, नातेदार नहीं होते, वे उसके मित्र हैं, उसका समाज है, लेकिन नातेदार नहीं है। नातेदार जो सगोत्र हैं, उसके गोत्र के हैं, या उनमें बंधुत्व का उनके साथ में भाई की तरह उनका संबंध है, उनमें नातेदारी है, उनमें आपस में कोई किसी भी कारण से कोई सामाजिक बंधन से वो जुड़े हुए हैं, तो वह नातेदारी है। देखिए, यौन इच्छा ने विवाह को और विवाह ने परिवार एवं नातेदारी को जन्म दिया। विवाह हुआ, उसके बाद विवाह के बाद परिवार बना, और परिवार से नातेदार भी बने, जुड़े हुए। जैसे मानकर चलिए कि यदि किसी का विवाह होता तो उसके बाद में खाली वहां पति पत्नी नहीं होते, वहां पर उनके भाई बंधु कई रिश्ते तैयार हो जाते हैं। कोई मामा लगेगा किसी का, कोई चाचा लगेगा किसी का, कोई किसी का ज्येष्ठ लगेगा, कोई किसी का देवर लगेगा। तो ये रिलेशन उनमें खाली पति पत्नी का नहीं, बाकी जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वे कौन है, नातेदार हैं। उनका वहां कहीं ना कहीं उनसे जो संबंध है जुड़ता चला जाएगा। देखिए, जन्म से मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों से घिरा होता है। कौन, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, मानव घिरा रहेगा, किंतु इनमें से उसका सर्वाधिक महत्व संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन या रक्त संबंध, ध्यान रखिए, रिश्तेदार कौन होते हैं, यानी कि नातेदार कौन होते हैं, समझ लीजिए, हर कोई रिश्तेदार नहीं होता। जिनसे विवाह बंधन हो या रक्त का संबंध हो तथा पारिवारिक आधार पर वह संबंधित होते हैं, परिवार से जुड़े हुए होते हैं, परिवार से संबंध होता है, तो वह नातेदार होते हैं। नातेदार का आधार जैविकीय होते हुए भी सामाजिक है, जैविकीय होते हुए भी सामाजिक है। कैसे, देखिए, एक प्रश्न आता है सीडीपी में, खैर यहां तो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो लिंग है वह क्या है, सामाजिक है, जैविक है, तो वह सामाजिक माना जाता है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये एक पहचान होती है समाज में, लड़का लड़की एक पहचान है, ये सामाजिक पहचान है, तो इसलिए एक सामाजिक होता है। जैसे गोद, अब सामाजिक क्यों होगा कि अगर किसी को गोद, जैविक नहीं है यहाँ पर, अगर गोद लिया तो तब भी वह पुत्र कहलाएगा। तो गोद लेने पर उसमें जैविकीय तो नहीं होता, वो जैविकीय नहीं होता, लेकिन उसमें सामाजिक मान्यता के द्वारा जो जैविकीय संबंध है वह स्थापित हो जाते हैं। पुत्र नहीं है, लेकिन जब उसने उसको गोद ले लिया तो पुत्र बन गया उसका। तो यहाँ पर जैविकीय ना होते हुए वहां पर सामाजिक, क्यों सामाजिक इसीलिए माना गया क्योंकि उसमें सामाजिक बंधन के आधार पर उसका पुत्र हो गया। ठीक है, चलिए, परिवार, अब हम परिवार की तरफ बढ़ते हैं। परिवार का क्या अर्थ है और क्या इसकी परिभाषा है। परिवार शब्द जो अंग्रेजी में फैमिली का रूपांतरण, फैमिली बोलते हैं ना, फैमिली,
हिंदी रूपांतरण है परिवार। लैटिन भाषा का शब्द था फेम्युलस और इससे ये बना है। इसका फेम्युलस का अर्थ होता है कि सेवक। लो, फैमिली किससे? लैटिन भाषा के फेम्युलस से बना, जिसका अर्थ होता है सेवक। परिवार का अर्थ किसी ऐसे समूह से होता है जिसके सदस्य, जिसके क्या होते हैं? सदस्य सेवा भाव से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः परिवार का अर्थ ऐसी समिति या संस्था से होता है जहां पर पति पत्नी एक निवास में बच्चे सहित अथवा बच्चे रहित होते हैं। यह परिवार माना जाता है। पति पत्नी और उनके बच्चे, या बच्चे नहीं है तो पति पत्नी, तो यह परिवार माना जाता है। इसके बारे में मडराक हुए हैं एक विद्वान, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर, कौन सी? सोशल स्ट्रक्चर में बताया है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवार अनुपस्थित हो। कोई भी समाज नहीं है ऐसा। या इंडिया से लेकर अमेरिका तक चले जाओ, सब में परिवार है, सब जगह परिवार है। तो ऐसा कोई भी नहीं जहां परिवार ना हो। देखिए, मैकाइवर भी और पेज, ये दो विद्वान हैं, मैकाइवर और पेज, इन्होंने कहा है कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है। संकट काल में निश्चित है अपने देश की सुरक्षा के लिए व्यक्ति क्या करेगा? युद्ध करता है। फौजी युद्ध करते हैं हमारे, और शहीद भी हो जाता है, शहीद भी होते हैं। किंतु परिवार के लिए जीवन पर्यंत वह परिश्रम करता है, बेशक हो, लेकिन ये परिवार के लिए भी करता है वह, क्योंकि समाज परिवार से है, देश परिवार से, बहुत सारे परिवार हैं तभी तो उन सबको मिलकर देश बना है, समाज बना है, और उन सबकी रक्षा के लिए वह क्या करता है? एक जो बॉर्डर है वहां पर दूसरे अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध भी करता है, शहीद भी होता है। चलिए, अब परिवार की विशेषताओं को देख लेते हैं। करीब करीब ये जो विशेषताएं हैं 13 विशेषताएं हैं, 13 विशेषताएं हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, परिवार की विशेषताएं। अब परिवार को आपने इतना समझ लिया, विशेषताएं भी बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। बच्चों का लालन पालन, बच्चों का लालन पालन निश्चित ही विशेषता है परिवार की। परिवार में ही बच्चों का लालन पालन यानी कि पालन पोषण होता है, परिवार के अंदर ही होता है। दूसरा है दीर्घकालिक समूह होते हैं। आज से नहीं चले आ रहे, सदियों से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। आपके परिवार अगर आप देखें तो आपके पूर्वज आज के नहीं है, अगर देखोगे तो सदियों पुराने आपके पूर्वज निकलेंगे। तो ये क्या है? ये दीर्घकालिक समूह है, ये आज ही नहीं बने परिवार, ये दीर्घकालिक समूह पुराने बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। इनमें रक्त संबंधों का बंधन होता है। कैसा होता है? उनमें ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंधों का बंधन होता है, एक खून का रिश्ता होता है परिवार में। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि कोई भी परिवार में हो गया, कहीं बाहर का है वो भी परिवार में नहीं, परिवार में जिनसे आपका रक्त संबंध परिवार है आपका। भावनात्मक लगाव होता है, एक दूसरे से भावनात्मक लगाव होता है। अगर किसी को एक को परेशानी है तो इसका अर्थ बेशक दूसरा कितना ही खुश है, लेकिन उसकी परेशानी में उसको भी परेशानी है, ये परिवार है। तो भावनात्मक लगाव होगा उनमें। अब परिवार से ही समाज बनता है, परिवार से ही समाज बनता है, तो सामाजिकरण भी उनका होता है, परिवार से ही होता है। जैसे बताया कि परिवार क्या है, जो बालक होता है, बालक का पहला समाज उसका परिवार होता है। तो सामाजिकरण जो शुरू हो जाता है वह बालक का कहां से शुरू हो जाता है? वह उसके परिवार से शुरू हो जाता है। और प्रत्येक सदस्य का परिवार में, छोटा है बड़ा है, उनके रिश्तों के आधार पर, उनके जो संबंध है छोटा बड़ा, इसके आधार पर उनके अपने अपने अधिकार और उत्तरदायित्व भी होते हैं। सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक संस्था है, ये सार्वजनिक है, सब जगह मिलेगा ये परिवार, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है। समाज को नियंत्रित कहां से किया जाता है? परिवार से। कहते हैं अपने बच्चों को संस्कार दो। आज की जो पीढ़ी को यदि संस्कारित होगी तो भविष्य भी संस्कारित होगा, एक अच्छे देश का, अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वह क्या करता है? जो नेक्स्ट जनरेशन है उस जनरेशन को यदि चाहे तो वह बिगाड़ सकता है, बिगाड़ेगा तो कहीं ना कहीं समाज भी बिगड़ेगा, समाज की भी दुर्दशा होगी। और यदि चाहे तो उनको संस्कार देकर वह उनका समाज का भी उत्थान कर सकता है, और नई पीढ़ी, ऐसी पीढ़ी इस समाज को दे सकता है कि जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि उसे डुबोने का।
तो जो सामाजिक नियंत्रण का ये प्रभावी साधन होता है परिवार, ठीक है। सीमित आकार होता है, सबसे छोटी इकाई है परिवार, सबसे छोटी इकाई है, तो सीमित इसका आकार होता, बहुत बड़ा नहीं होता, सीमित होता है। अनिवार्य सदस्यता, अब निश्चित है रक्त संबंध है तो सदस्यता तो अनिवार्य ही है। अब कोई कह दे, कोई किसी का छोटा भाई है या बड़ा भाई, वो कह दे अब मैं तेरा भाई नहीं हूं, तो क्या उसका भाई नहीं रहेगा? बिल्कुल, वह सदस्यता अनिवार्य है। कोई भी आप उसको, उस संबंध को नहीं तोड़ सकते, उस संबंध को आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वह आपका रक्त का संबंध है। तो ये अनिवार्य सदस्यता हो जाती है। परिवार के जितने सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता अनिवार्य होती है, वे अनिवार्य है, मान्य है पूरी तरह से। चलिए, एक निवास स्थान, अधिकतर परिवार का निवास स्थान एक ही होता है परिवार का। वे संयुक्त परिवार है तो उसमें सभी जो चाचा ताऊ आदि जितने भी लोग हैं वो सब साथ रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी साथ रहते हैं। लेकिन एकांकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, ये एकांकी परिवार में साथ रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इनका एक निवास स्थान होता है, चाहे एकांकी हो चाहे संयुक्त हो, निवास स्थान एक होगा। आर्थिक व्यवस्था भी ये बनाकर रखते हैं परिवार की, ये भी है क्योंकि आर्थिक रूप से भी सबको खाना भोजन आदि के लिए, सबकी पढ़ाई के लिए सबकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जिम्मेदारियां बिना कैश के, बिना मनी के नहीं होंगी सॉल्व। उसके लिए क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना के रखना पड़ेगा। परिवार को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होनी चाहिए, वरना पता चलता है किसी के बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वहां पर उनको खाने के लिए नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है। तो वह परिवार कैसा होता चला जाएगा? वह परिवार कहीं ना कहीं समाज को नीचे स्तर तक ले जा सकता है। तो इसीलिए जनसंख्या की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको रोकना चाहिए, और इससे क्या होगा? समाज का उत्थान होगा, विकास होगा, ना कि वहां पर वो जो सामाजिक उनके अंदर जो कमियां हैं उनका पोषण सही से नहीं होगा, और आगे भविष्य में वो एक अच्छे समाज का निर्माण करने के स्थान पर वहां पर समाज को कहां ले जाएंगे? गर्त में ले जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है अपनत्व की भावना होती है, बिल्कुल होती है अपनत्व की भावना। जो परिवार होता है उसके प्रत्येक सदस्य में एक दूसरे के प्रति कैसी भावना होती है? अपनेपन की भावना होती है। अरे वो मेरा भाई है, उसको कुछ हो ना जाए, अरे वो मेरे माता पिता है, उनके प्रति उसकी भावना होगी, अंदर से भावना होगी। आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आप टीवी पर देखते हो, लेकिन देखकर कहते हो अरे भाई वहां ये घटना हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा अफसोस नहीं करते। लेकिन वही घटना यदि आपके घर में हो जाती है तो वहां आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या है? अपनत्व की भावना के कारण है। एक दूसरे के प्रति जो अपनत्व की भावना है ये परिवार में देखने को मिलती है। चलिए, यहां तक हमने ये पूरे जो पॉइंट्स थे करे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और करीब करीब 28 मिनट की क्लास हो चुकी है, और देखते हैं आगे और कहां तक हम ले जा सकते हैं। देखिए, परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण थोड़ा सा अलग है ये टॉपिक। परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण कैसे कैसे है जरा देखिए। समरक्त विवाह परिवार, देखिए अलग अलग है। एक समरक्त विवाह परिवार है, एक समूह विवाह परिवार है, एक शिष्मांडियन परिवार है, और एक पितृ सत्तात्मक परिवार, और एक विवाही परिवार है। तो 5 हैं ये, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। समरक्त विवाह परिवार, यह परिवार का प्रारंभिक रूप होता है। इसमें यौन स्वच्छंदता अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री भाई बहन के बीच विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, सब में विवाह हो जाता है। तो ये समरक्त, एक ही रक्त में विवाह, यानी कि एक ही खून में, ब्लड में शादी हो जाती है यहाँ पर। तो ये समरक्त विवाह परिवार होते हैं। दूसरा समूह विवाह, मॉर्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था, जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। ये किसने बताया? मॉर्गन। मॉर्गन ने समूह विवाह के बारे में बताया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्त्री का पति होता है और प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती है। यह विवाह प्रथा कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए कहां पर है ये? ऑस्ट्रेलिया की माओरी जनजाति है एक, और ब्राजील की काइगन और साइबेरिया की चुकची जनजाति, इनमें ये पाया जाता है। ठीक है।
तीसरा है सिस्मांडियन परिवार। इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ पति के तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये सिस्मांडियन परिवार हो गया। और ये है सत्तात्मक परिवार। इस अवस्था के परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था, वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्रियों की तुलना में उसका अधिकार क्या होता है, अधिक होता था। ठीक है, एक है एक विवाही परिवार। मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास की अंतिम और आधुनिक अवस्था एक विवाही परिवार है। इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री को पत्नी के समान मानता है। ठीक है, चलिए देखिए ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारण। अब ग्रामीण परिवारों में भी परिवर्तन होने लगा है। पहले जो हमने उनकी विशेषताएं बताई, अब वो विशेषताएं भी बदलने लगी हैं। क्यों? क्योंकि समाज बदल रहा है, तकनीकी बदल रही है, प्रौद्योगिकी अब घर घर तक, गांव गांव तक पहुंच चुकी है, तो समाज में भी परिवर्तन आया। कारण क्या है उसके, अब हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे। देखिए औद्योगिकीकरण ने अब समाज को बदल के रख दिया है। गांव के लोग पहले गांव में ही रहते थे, लेकिन जब से ये उद्योग धंधे बढ़े तब से गांव से निकलकर शहरों में, वो फैक्ट्रियों में काम करने लगे हैं। तो अब उनको वहां जो शहरों में रहते हैं उन लोगों से भी कहीं ना कहीं उनका जो उठना बैठना हो गया है। और उससे औद्योगिकरण से क्या हुआ है, उनके जो परिवार हैं अब अपने परिवार को उठाकर कहाँ ले गए, शहरों में ले गए, नगरों में ले गए। तो वहां अब उसमें कैसे गुण आ गए, कहीं कुछ आधा गांव का और आधा शहर का। तो कहीं ना कहीं उनके समाज में परिवर्तन होता देखा गया है। ये किसका कारण, औद्योगिकीकरण भी है। नगरीकरण, बिल्कुल पहले, अब देखिए आप, नगरीकरण का अर्थ क्या होता है, जहां 10 लाख से अधिक की जनसंख्या हो वह नगरीकरण है। ठीक है, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है, ये मानी जाती है। क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, वहां पर घरों का घर बनते जा रहे हैं। अब आप गांव में देखिए, गांव में पहले छोटे थोड़ी सी जगह पर घर, बाकी खेत होते थे, अब खेतों में भी घर बनने शुरू हो गए, फैलते जा रहे हैं। क्योंकि वहां पहले संयुक्त परिवार थे, अब सबने अपना अपना वहां पर हिस्सा मांगा है और अपने अपने खेतों पर जाकर अपने घर बना लिए हैं। तो वो गांव का विस्तार होता जा रहा है। इसी तरह से विस्तार होते 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 उनका कैसा हो गया, नगरों की तरह उनका विकास होने लगा है। इस तरह से नगरीकरण, नगर के आसपास के गांव तो नगर में ही मिल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनमें समाज में परिवर्तन आया है। बहुत सारे ऐसे, मैं एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे ऐसे नोएडा के गांव हैं जो बिल्कुल अब नोएडा में हो गए हैं और बिल्कुल सिटी जैसे हो गए। तो वहां नगरीकरण हुआ है। देखिए तीसरा है यातायात का विकास। पहले यातायात का विकास नहीं था, अब तो तुरंत आपको जहां भी जाना है, मेट्रो है और बहुत सारी जो रेलवे की सुविधाएं हैं, बस सुविधाएं हैं, और इतनी सुविधाएं कि आपको जब भी 24 आवर्स में जहां भी जाना है, गांव से उठिए आप सीधे सिटी में आ जाओगे, आपको समय नहीं लगेगा। पहले की तरह नहीं बैलगाड़ी पे आप चले आ रहे हो, 5 दिन लग गए हैं नगर में पहुंचने के लिए। अब तो आप गांव में से चले 1 घंटे के अंदर अंदर आप सिटी में आ गए। तो आप बाइक हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो यातायात का विकास हुआ है। सड़कें पहले उबड़ खाबड़ रास्तों से आते थे, पहाड़ों के रास्ते से या कोई ऐसे रास्ते जंगल के रास्ते से जहां रात में आने में भी डर लगता था। लेकिन अब क्या है, सड़कें बन चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं, तो उस तरह से वहां यातायात का भी विकास हुआ है। अब दिन रात कभी आप देख लीजिए ट्रैफिक चलता रहेगा, तो आपको आने जाने में, ना गाँव से शहर में, ना शहर से गाँव में जाने में कोई डर नहीं लगेगा। तो यहाँ यातायात का विकास कहीं ना कहीं समाज में जो ग्रामीण परिवार है उनमें परिवर्तन का भी एक कारण बनता जा रहा है। क्योंकि लोग अब सिटी में भी रहने लगे हैं, अब उनका गांव और क्या शहर सब समान होते जा रहे हैं, नगर और गांव समान होते जा रहे हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि से पहले संयुक्त परिवार में थे, जनसंख्या बढ़ती चलेगी, अब वहां उनका एडजस्टमेंट नहीं है। अब उनको क्या है, वहां गांव से निकलते हैं और कहीं कोई अपने जो आर्थिक स्थिति के लिए, अपने जो रोजगार के लिए वो नगरों में जाते हैं। और ये जनसंख्या वृद्धि के कारण वहां पर जो क्षेत्रफल है, गांव का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। नगरों के आसपास के गांव तो पूरी तरह से गांव में मिल चुके हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि भी महत्वपूर्ण कारण है अब नगरीकरण को बढ़ाने में। तो गांव में अब परिवर्तन ये सब देखने को मिल रहे हैं। अब उनके समाज में नगरीकरण अधिक देखने को मिल रहा है। पाश्चात्य संस्कृति, अब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। यूएसए में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ये सब एक गांव के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। तो कुल मिलाकर पाश्चात्य जो संस्कृति है,
पाश्चात्य संस्कृति जो गांव में नहीं थी, उनकी अपनी खुद की संस्कृति चली आ रही थी, वहां उसका हनन हुआ है और पाश्चात्य संस्कृति के कारण भी गांव में ये समाज में जो ग्रामीण समाज है वहां पर परिवर्तन हुए हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम संयुक्त परिवार की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार वाले टॉपिक को भी कर लेते हैं आज कवर। संयुक्त परिवार, एक संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में रहते हैं। देखिए संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ, 3 पीढ़ी या 3 से अधिक, मिनिमम 3, आप 3 ध्यान रखिए, 3 पीढ़ियों के कम से कम सदस्य एक परिवार में रहते हो तब वह संयुक्त परिवार है। उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, सबकी संपत्ति एक होती है, पता नहीं किसका कितना हिस्सा, लेकिन सबकी मिली हुई होगी संपत्ति। सामूहिक पूजा करते हैं, सब मिलजुल कर जब पूजा होती है सब आ जाता है, पूरा परिवार एक साथ पूजा करते हैं। एक ही बनी रसोई में साझी रसोई बोलते हैं, उसमें खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। सभी सदस्य किसी न किसी नातेदार व्यवस्था से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें नाते संबंध होता है, रक्त संबंध हो या फिर उनका विवाह संबंध हो, इस तरह के उनके संबंध होते हैं। इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई और उनकी पत्नियां, विधवा बहनें, बच्चे आदि भी शामिल होते हैं। इसमें सभी की भावना निहित होती है। यह भारतीय समाज की मूल विशेषता है। ध्यान रखिए, भारतीय समाज की मूल विशेषता है संयुक्त परिवार। आईपी देसाई जो हैं उनके शब्दों में उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, यानी कि कम से कम 3 और 3 से अधिक सम्मिलित होते हैं तथा उनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक कर्तव्यों तथा अधिकारों से संबंधित होते हैं, संबंध उनके होते हैं। ठीक है, चलिए अब संयुक्त परिवार की विशेषताएं देख लेते हैं। संयुक्त परिवार आकार विशाल होगा, निश्चित है। 3 पीढ़ियां जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां रह रही हैं तो उसका आकार भी बड़ा होता चला जाएगा। आकार बड़ा होगा, चाचा ताऊ उनके बच्चे, बाबा के भाई उनके बच्चे, उनके भी बच्चे, और इस तरह से बहनें आदि, ये बहुत सारा बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। तो विशाल आकार होता है संयुक्त परिवार का एकांकी परिवार के तुलना में। संयुक्त संपत्ति होती है, अभी हमने जितना पढ़ा उन्हीं में से विशेषताएं निकल आई हैं, जो अर्थ है उसी में से विशेषताएं निकल आई हैं। संयुक्त संपत्ति होती है, सबकी संपत्ति होती है एक साथ, और सामान्य धार्मिक कर्तव्य इनके होते हैं। अपने जो धार्मिक कर्तव्य हैं, सब किसका सम्मान करना है, क्या करना है, और किसको क्या कार्य है, किसके क्या अधिकार है, क्या दायित्व हैं, ये सभी के जो कर्तव्य वो धार्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। साझी रसोई होती है। साझी रसोई मतलब एक साथ ही सब खाना बनाते हैं उसी में मिलकर, और सब एक साथ ही खाना खाते हैं। सामूहिक एकता का उसमें भाव होता है, सब सामूहिक रूप से जुड़े होते हैं, सामूहिक रूप से उनमें एकता होती है, एकता का भाव होता है जितना पूरा परिवार होता है। आजकल संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर, दूसरा पीढ़ियों के आधार पर, और तीसरा संपत्ति में अधिकार की दृष्टि से। देखिए वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर 2 वर्गीकरण हैं। एक पितृसत्तात्मक पितृवंशीय परिवार और एक मातृ सत्तात्मक मातृवंशीय परिवार। दूसरा है पीढ़ियों के आधार पर, जिसमें इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन से हैं? संयुक्त परिवार का उदाग्र प्रारूप, और दूसरा है संयुक्त परिवार का मिश्रित प्रारूप, और तीसरा है संयुक्त परिवार का क्षैतिज प्रारूप। इसी प्रकार से संपत्ति के में अधिकार की दृष्टि से 2 होते हैं, एक मिताक्षरा संयुक्त परिवार और एक दाय भाग संयुक्त परिवार। इनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। ये कौन सा है? चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है उसकी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पितृसत्तात्मक पितृवंशीय परिवार की। देखिए कैसा परिवार होता है। यहां पर जो पुरुष प्रधानता होती है, यहां पर पुरुष प्रधानता होती है। जो पिता होता है यानी कि पुरुष होता है उस परिवार का, वो मुखिया होता है, वही परिवार को चलाता है, उसी के नाम पर परिवार चलता है। महिलाओं की स्थिति यहाँ पर गौण होती है और वे घर में ही रहती हैं अधिकतर। तो ये पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। वहीं जो दूसरा है, ये दूसरा वाला देखिए, ये दूसरा है मातृ
सत्तात्मक मातृवंशीय परिवार। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से पुरुष परिवार होते हैं उसी तरह से उसके विपरीत है। यहाँ पर जो माता होती हैं उनका वर्चस्व होता है और वे मुखिया होती हैं परिवार की, और उनसे जो चलता है, जो उनका परिवार चलता है, उनकी पुत्री के आधार पर चलता है, पुत्र के आधार पर नहीं, उनकी पुत्री के आधार पर। तो ये मात्र सत्तात्मक परिवार होता है। चलिए 2 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं पीढ़ियों के आधार पर, जो पीढ़ियों के आधार पर है एक संयुक्त परिवार का उदाग्र रूप। इसमें देखिए 3 पीढ़ियां होती हैं कम से कम, जिसमें दादा दादी, माता पिता, उनके पुत्र पुत्री, ऐसे 3 पीढ़ियां होंगी उसमें। ये कैसा होता है संयुक्त परिवार का, क्योंकि पीढ़ियों के आधार पर हम बात करें तो कम से कम इसमें 3 पीढ़ियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3। और संयुक्त परिवार का मिश्रित रूप, इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 से 3 पीढ़ियों के बीच में होते हैं और सभी रहते हैं 2 से 3 पीढ़ियों के बीच में। तो 2 से 3, इसमें 2 से 3 और इसमें कम से कम 3 होती हैं। संयुक्त परिवार का क्षैतिज रूप, इसमें एकांकी भाई भाई के परिवार रहते हैं। कैसे? सबका अपना होता है, एकांकी होते हैं, एकांकी भाई भाई के परिवार, भाई भाई के परिवार होते हैं। इसमें 2 भाई हैं, उनके अपने परिवार एक घर में रह रहे हैं। तो ये कैसा है? संयुक्त परिवार का क्षैतिज रूप है। बंधुत्व होता है, भाई बंधु रहते हैं, ना कि दादा दादी इस तरह नहीं। 2 भाई हैं तो वो रह रहे हैं एक उसमें। तो ऐसा जो परिवार है वह कैसा होगा? वह संयुक्त परिवार का क्षैतिज प्रारूप होगा। अब हम बात करेंगे जो मुख्य है संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से। ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। यहां पर मिताक्षरा संयुक्त परिवार है। मिताक्षरा टीका आपने सुनी होगी, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका थी। जो मिताक्षरा है और एक दूसरी है दाएं भाग। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वह करने वाले हैं मिताक्षरा की। तो किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम मिताक्षरा। देखिए बंगाल और आसाम को छोड़ दीजिए, बंगाल और आसाम को दाएं भाग के लिए छोड़ दीजिए, बाकी सब में मिताक्षरा है। ध्यान रखिए, बंगाल और आसाम को दाएं भाग के लिए छोड़ दीजिए, बाकी सब में मिताक्षरा है। और देखिए मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई टीका थी, देखिए यहां किसके द्वारा लिखी गई थी? मिताक्षरा। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई थी? विज्ञानेश्वर ने ये मिताक्षरा लिखी थी। ठीक है, मिताक्षरा के आधार पर होता क्या है कि ये जो मिताक्षरा में जो पिता है, पिता के जीवित रहते ही पुत्र अपनी संपत्ति उनसे मांग सकता, अपना जो हिस्सा है मांग सकता है। तो ये एक तरह से पिता के जीवित रहने पर भी पुत्र अपनी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अधिकारी किसको? यहां पर ये किसको छोड़कर, यानी कि ये जो बंगाल और आसाम है, किसको? बंगाल और आसाम को। तो बंगाल प्लस असम, बंगाल प्लस असम, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़कर बाकी सब में मिताक्षरा चलती है। मिताक्षरा में आप समझ चुके हो कि मिताक्षरा में जो अधिकार है वह किसका? पिता की संपत्ति पर पुत्र का सीधा अधिकार होता है, और इसमें जो स्त्री हैं उनका अधिकार नहीं होता। पिता जो पुत्र है पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति की मांग कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? और यहां तक ही है इसमें। चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दाएं भाग जो लिखी गई है, ये किसने लिखी है? दाएं भाग। ये दाएं भाग है, दाएं भाग किसने लिखी है?
जीमूत वाहन, इन्होंने ये लिखी है दाएं भाग, और ये कहां पर चलती है? बंगाल प्लस असम में। दाएं भाग में क्या है, ये ध्यान रखने वाली बात है, दाएं भाग में पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति ले सकता है। मृत्यु के बाद संपत्ति में पत्नी, उसकी जो पत्नी है यानी कि पिता की पत्नी यानी कि माता, उसमें पत्नी का अधिकार होता है। ठीक है। और जीवित रहते हुए पुत्र संपत्ति की मांग नहीं कर सकता। जीवित पिता के जीवित रहते पुत्र संपत्ति, किसकी? संपत्ति की मांग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, पिता के रहते पुत्र संपत्ति की मांग नहीं कर सकता। इसमें संपत्ति पर पुरुष और स्त्री का बराबर का हिस्सा होता है। पुरुष और स्त्री का संपत्ति पर बराबर ठीक है, बराबर का हिस्सा होगा। ये दाएं भाग है। ये कहां चलेगा? बंगाल और आसाम में। पिता की मृत्यु के बाद, राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी आ रही है, अभी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, इस पर लिखने की हैबिट नहीं है। पिता के जीवित रहते हुए पुत्र संपत्ति की मांग नहीं कर सकता। पुरुष और स्त्री का संपत्ति पर अधिकार होता है। जीमूत वाहन द्वारा लिखित ये दाएं भाग ग्रंथ है, एक दाएं भाग ग्रंथ, ठीक है, उस पर आधारित है। चलिए, यहां तक हो चुके, ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। अंतिम, संयुक्त परिवार का विघटन का कारण अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नगरीकरण के कारण, पहले संयुक्त परिवार गांव में रह रहे हैं, अब कुछ बच्चों को नगर में जाना है, वहां अपनी नौकरी देखनी है, रोजगार देखना है, अपने परिवार को ले जाते हैं, वहां से उठाकर अपनी पत्नी को ले जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं। तो जो संयुक्त परिवार है उसका विघटन होने लगा। तो नगरीकरण के कारण अब वो अलग अलग रहने लगे। अब वहां वो एकांकी परिवारों में बदलते चले गए। दूसरा औद्योगिकी कारण है, उद्योग धंधों में लग गए हैं। दूर दूर उद्योग धंधों में जाने के कारण उन्होंने अपने जो छोटे छोटे परिवार हैं उनको अपने साथ ले लिया है, और इस तरह से भी जो संयुक्त परिवार है अब उसका विघटन हो गया है। व्यक्तिवाद की भावना, पहले संयुक्त भावना थी, अब उनमें व्यक्तिवाद की भावना है। अब अपना अपना उनको दिखता, स्वार्थ दिखता, अपने परिवार को देखते हैं, परिवार में स्वयं पति पत्नी और बच्चों को देखते हैं। पहले की तरह एक जो बड़ा कुटुंब है उसको नहीं देखते थे। पहले जो भावना होती थी, समूह भावना होती थी, लेकिन अब व्यक्तिवाद की भावना है। व्यक्तिवाद की भावना जब उनके अंदर है तो वहां पर संयुक्त परिवार का विघटन होना निश्चित है। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हो गया है। अब वह गुणा भाग गणित सब लगाने लगे हैं, क्योंकि पहले उनको शिक्षित नहीं थी। जैसा घर के पुरुष करते थे उसी हिसाब से वो स्त्रियां चलती थी, लेकिन अब स्त्रियों को एक एक जो घर का हिसाब है उसकी उनको जानकारी रहती है, और वह पूरा जो रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड उनके माइंड में चलता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है उसकी वजह से, कहीं पहले होता क्या था, किसी का शोषण हो रहा है और कोई वहां पर मजे कर रहा है संयुक्त परिवार में, लेकिन वहां पर अब शिक्षा बढ़ने से जिनका शोषण हो रहा था अब उनको समझ में आने लगा कि अब हमारा शोषण हो रहा है। इस तरह से संयुक्त परिवार में विघटन के ये भी कारण बने हैं। जनसंख्या में वृद्धि से एक ही परिवार में रहना अब थोड़ा कठिन हो गया है, इसलिए सब अपने अपने छोटे छोटे परिवारों को लेकर और उनकी शिक्षा के लिए अलग अलग जाकर रहने लगे हैं। और
इस तरह से संयुक्त परिवार का यहाँ भी विघटन आपको देखने के लिए मिलेगा। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव के कारण जो अपनी संस्कृति थी जिसमें एक साथ एक कुटुंब की भावना की बात करते थे, अब वह भावना कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। अब एकांकी परिवार की भावना बलवती हो चुकी है। उसी वजह से ये पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा के कारण अधिकतर हुआ है, जिससे अब संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं और एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ रही है। तो चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। कल जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अब ये जो चौथा भाग हो जाएगा, फोर्थ इसका पार्ट हो जाएगा, जो भारतीय ग्रामीण परिवेश है, भारतीय संदर्भ में जो ग्रामीण विकास है भारतीय संदर्भ में, ये अब चौथा भाग इसका बनेगा, क्योंकि आगे काफी पेजेस हैं उनको हम उसमें समझाएंगे। आई होप आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही हो तो शेयर जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।